हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 7 मार्च को बोर्ड एग्जाम में आने वाला इंग्लिश का बिल्कुल वायरल पेपर। ये पेपर इतना ज्यादा वायरल है कि अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि 110% ये जो पेपर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पेपर से आने वाले। ठीक है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वायरल करके वीडियो को देखे होंगे, बट ये जो अगर इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपका ना 70 में 60 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनने वाले। ठीक है, तो इसलिए कहूंगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप अपने 60 मार्क्स मिस कर दोगे। भाई, ये पेपर बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। देखो, इस बार हमें 98% लाकर स्टेट लेवल में एक रैंक हासिल करना है। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। जैसे आपका पेपर मिलेगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे अपना रोल नंबर और यहाँ पे अपना नेम डाल लेना। ये है आपका 2025 इंग्लिश का वायरल पेपर। आपको समय जो होगा वो 3 आवर 15 मिनट का देखने को मिलेगा, यानी 3 आवर में इसको पूरे को सॉल्व करना है और 15 मिनट इसे रीड करना है। बट प्यारे बच्चों, आप इस पेपर को केवल 2.5 घंटे में करके आने वाले हो, क्योंकि पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको आती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 70 होगा और 30 नंबर आपके विद्यालय की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी सामान्य निर्देश दे रखा है, जिसमें पहला है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड इसके बाद है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन प्रश्न करने अनिवार्य है। इसके बाद है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा है, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। जो पार्ट ए मिलेगा उसमें 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। इसके बाद है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन ओएमआर शीट। ये कह रहा है कि आपको जो निर्देश दिए गए उसी के अनुसार सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओएमआर शीट पर उसके आंसर देने। आंसर देने के बाद उसे डू नॉट इरेज, कट आर, मतलब कि आपको व्हाइटनर, इरेजर इत्यादि का यूज नहीं करना है। इसके बाद है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन। पार्ट बी में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है वो उसके आगे लिख दिया गया। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका शुरू होता है पार्ट ए। इसके लिए बोर्ड आपको 1 आवर का समय प्रोवाइड किया करता है। ठीक है, 1 घंटे का समय 20 बहुविकल्पी को आपको हल करने के लिए दिया जाता है। अब इसको आप आधे घंटे में हल कर लोगे, ये ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है, क्योंकि पूरी पेपर आपको आ रही है। क्वेश्चन 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है और सही विकल्प वाले गोले को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सही विकल्प। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। देखो, यहाँ पे देखा, गुड डीड्स मे बी वन बाई एनीवन in any walk of life, by the soldier in the battlefield, by the woman in the home, the nurse in the hospital, the boy at school, or the inventor in the laboratory. Such performance is the happiness both of the door and of those for whom it is done. The memory of good deed inspires other to do likewise with these follow men. अब यहाँ पे है कि where does the performance of a good deed lead to? अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कौन लीड कर रहा था? हैप्पीनेस बोथ टू द डोर एंड द डन, डिस्टर्ब बोथ द डोर एंड द डन, क्रिएट न्यू इंस्पायरेशन, मेड हिम नटी एंड द बोस्टफुल। ये जो आपकी हो रहा था, ये हैप्पीनेस बोथ टू द डोर एंड द डन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, डोर एंड द डोर, यानी जो परफॉर्मेंस था वो हैप्पीनेस बोथ ऑफ द डोर था। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड टू। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छी इसमें मेमोरी क्या है? तो यहाँ पे द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड इंस्पायर्स अदर टू डू लाइकवाइज विद दियर फेलो मैन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंस्पायर्स अदर टू डू गुड इन दियर लाइफ। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दियर लाइफ इंस्पायर। यहाँ पे है क्या कि देखो, यहाँ पे इंस्पायर अदर टू डू गुड इन दियर लाइफ। ठीक, तो ये दियर लाइफ हमने ऊपर पढ़ा है। अब इसके बाद है कि इंस्पायर अदर टू डू इविल इन दियर लाइफ। इविल यहाँ पे गुड, तो यहाँ पे गुड है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है
कि विच वर्ड इन द पैसेज इन इज द अपोजिट टू वर्ड सैडनेस, यानी दुखी का इसमें सैडनेस का अपोजिट क्या है। हैप्पीनेस आया, यहाँ पे आप देख रहे हो बार बार हैप्पीनेस आया, ठीक है। यहाँ पे बैटल के इधर देखो आप, हैप्पीनेस आया है, बैटल फील्ड, सोल्जर्स डन, एनीवन वॉक बाय द सोल्जर्स, फील्ड बाय द वुमन, द नर्स, हॉस्पिटल बॉय द स्कूल ऑफ द नोटन, परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो हैप्पीनेस आया हुआ है, इसका अपोजिट मतलब कि सैडनेस, दुखी का अपोजिट क्या होगा, दुखी का अपोजिट खुशी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस है कि परफॉर्मेंस है कि रिसीवर है कि लाइक वाइज है, तो हैप्पीनेस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4 to 8, क्वेश्चन 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, यानी 4 से 8 तक वाले क्वेश्चन में आपको सही आंसर आपको ढूंढना है, और उसका आंसर किस पे देना है, OMR शीट पे देना है। यहाँ पे है वी शुड एवॉइड द रूल्स इन आवर लाइफ, बाई लगेगा कि आन लगेगा कि अपान लगेगा कि टू लगेगा। तो यहाँ पे ना आपका वी शुड एबाइड बाई द, ठीक है, बाई द रूल इन आवर लाइफ द्वारा, ठीक है, अपने जीवन के नियमों के द्वारा। तो आपका इसमें क्या लगेगा, बाई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये बोर्ड में क्या खेल खेल रहा है, अगर आप ना अंदाजे जब मारते हो तो बच्चे क्या मारते हैं, देखो सबसे पहले इसमें ए मार दिए, इसमें बी मार दिए, इसमें सी मार दिए, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ये करेक्ट हो गया 4 तक, ठीक है। अब यहाँ से ये बदलेगा, ही इज द डिलीजेंट देन ऑल हिज ब्रदर, मच रहेगा कि वेरी की मोर की फार, इन सभी भाई से ये बड़ा है, डिलीजेंट है, तो उसके लिए क्या लगेगा, मच तो नहीं लग सकता है, ठीक है, क्या लगेगा आपका यहाँ पे मोर लगेगा, ठीक है, वेरी भी नहीं लगेगा, फार भी नहीं लगेगा, मोर, ही इज मोर यानी अधिक, ठीक है, मोर डिलीजेंट सबसे ज्यादा डिलीजेंट, देन ऑल हिज ब्रदर सभी भाइयों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। तो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, इसे मीनिंगफुल में करना है, यानी कि इसको सही सेंटेंस में हमको बैठा कर लिखना है। जैसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इस तरह से हमें इसको फिट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है ये ऑन संडे प्ले वी यूनिंग द इन हॉकी, ठीक है, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, ऑन द संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे वी प्ले। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका इसमें ढूंढना है। तो वी यानी हम, सब्जेक्ट, अब ये वर्ब, इसका वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, तो क्रिया खेलने का है, प्ले, और क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा, हॉकी कब खेलेगा, इन द इवनिंग, ठीक है, ऑन संडे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका पूरा पूरा बैठ रहा है, ठीक है, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यहाँ पे वी वेयर मैड डॉग लेट्स दे वाइट यू फिल द ब्लैंक विथ राइट, यानी कि हमें अवेयर रहना, वी अवेयर, ठीक है, अवेयर मेड डॉग, जो पागल टाइप के कुत्ते, लेट्स दे, अदरवाइज वो क्या कर सकते, बाइट यू, तुम्हें काट सकते हैं। तो शुड है कि माइट है कि मस्ट लगेगा कि मे लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो काट सकते हैं, ठीक है, मुझे सतर्क रहना चाहिए, तो चाहिए के लिए क्या लगेगा, शुड। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मिस स्पेल्ड, यानी कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध करनी है, वर्तनी कौन सी शुद्ध है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे गोडेस, यहाँ पे असिस्टेंस, यहाँ पे स्नोब है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब कि करेक्ट है, तो यहाँ पे असिस्टेंस की स्पेलिंग जो है ये करेक्ट है, असिस्टेंट की, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन 9 to 10 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है कि इसको आपको पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है इसमें कि इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट हॉग माउंटेन ऑफ द क्लाउड could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling
द रेन ऑन हिज बॉडी। अब इसको हमने पढ़ लिया। अब इसके नीचे क्वेश्चन 9 to 10 का हमको आंसर देना है। व्हाट वाज द टाइम व्हेन लेंचो प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि कब लेंचो जो है वो प्रेडिक्टर यानी भविष्यवाणी करता है कि बहुत ज्यादा वर्षा होने वाली है, लंच के समय कि मील के समय कि ब्रेकफास्ट के समय कि सुपर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो लंच के समय ये कहता है, ठीक है, यानी बहुत भारी वर्षा होने वाली है। इसको आप पढ़ोगे तो इसमें निकलेगा कि इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड, ठीक, इसमें है लंच। अब इसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन की व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट में क्या देखता है, कैसी सीन देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद दे रखा है कि नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि वो देखता है कि उधर बहुत ज्यादा बादल हो रहे हैं, वो काले हो रहे हैं और बरसने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, हग माउंटेन ऑफ क्लाउड, रैन कैट्स एंड डॉग, फ्रेश एंड स्वीट एयर, ए स्टॉर्म कमिंग। क्या देखता है भाई, ये तो आपको क्लियर होगी कि हग माउंटेन ऑफ क्लाउड देखता है। यहाँ पे दे रखा है कि हग माउंटेन ऑफ क्लाउड। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 11 to 13, ठीक है। इसमें ये दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला फॉट फॉर द राइट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो मंडेला थी वो फाट यानी लड़ रही थी राइट यानी अधिकार के लिए, साउथ अफ्रीका के अधिकार के लिए। मंडेला किस तरह से लड़ी, यहाँ पे है मिनोट्रीज कि फार्मर से, कि ब्लैक पॉपुलेशन से, कि सोशल वर्कर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ब्लैक पॉपुलेशन से लड़ रही थी। किससे फाइट कर रही थी, ब्लैक पॉपुलेशन, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो काले थे। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फेल्योर, डेथ, फॉलिंग, डेंजर इटसेल्फ, यानी किस तरह की जो राइप जो फ्रूट है वो आर अर्ली इन द डेंजर, सुबह के समय वो खतरनाक हो सकती है, फॉलिंग सो मॉर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर, वो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, फेल्योर, डेथ, फॉलिंग, डेंजर इटसेल्फ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डेथ होगा, ठीक है। क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक है। इसके बाद है रीप मतलब मरना होता है और डेथ मतलब भी मरना होता है, ठीक, यही चीज हमसे पूछ रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वेन डिड द वाली कन्नना रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, ये कब अवार्ड साहित्य अकादमी जो वाली कन्नना था वो कब किए थे, 1975, 1976, 1977, 1978। तो ये जो किए थे वो 1978, 1978 में, ये आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखा कि यहाँ पे 14 to 15 की रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि इस स्टंजा को आपको पढ़ना है, इस गद्यांश को पढ़ना है। इन गद्यांश के नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे दे रखा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे 14 नंबर का पहला है यहाँ पे कि द पोएट फेवर द दैट विल मेक एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीजें मिल जा रही है। यहाँ पे फायर रहेगा, आइस रहेगा कि बोथ रहेगा कि नन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, फायर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, लोग कुछ कहते हैं कि जो संसार का अंत होगा वो आग से होगा, सम से इन आइस, कुछ लोग आइस से कहते हैं। तो यहाँ पे है कि फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो ये फायर के फेवर में जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फायर वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विच वर्ड इन द पोयम, यहाँ पे रिम्स विथ द फायर, रिम्स विथ फायर में पोयम क्या है, डिजायर पे आधारित है, आइस पे कि फेवर पे कि टेस्टेड पे, ठीक है। तो ये किस पे कौन सी पोयम है आपका, ये है डिजायर, ठीक है, डिजायर। विच वर्ड इन द पोयम रिम्स विथ फायर, रिम्स विथ फायर का मतलब जो है वो क्या है, तो यहाँ पे किससे मतलब है, डिजायर से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर का डिजायर करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर। यहाँ पे 16 नंबर है कि 16 से 20 की चूज द करेक्ट ऑप्शन
सही ऑप्शन को चुनो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे दे क्वेश्चन के आंसर लिखो। यहाँ पे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर हु ट्रीटेड द ट्रिकी, यानी जो ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया था उस डॉक्टर का क्या नाम था? डेविड था कि हेरियोट था कि जॉन था कि रिचार्ड था? ठीक है, तो उसका जो नाम था वो क्या था, आपने पढ़ा होगा, उसका नाम हेरियोट था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे यहाँ पे कि ग्रिफिन बिकेम मेनी टाइम्स इन दिस लेसन, विजिबल, इनविजिबल, अप्रियड या अफ्रेड, क्या था? तो यहाँ पे था वो ये इनविजिबल, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आपके आने वाला है, पूरा का पूरा पेपर, पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। ठीक है, यहाँ पे कि यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द, क्या भरा जाएगा? वाल भरा जाएगा कि कैरियज भरा जाएगा कि पार्टी की मिनिस्टर्स हाउस भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरने वाले हैं, यहाँ पे ये भरा जाएगा बाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि व्हाट डिड इब्राइड्स स्टार्ट कलेक्शन इन द चाइल्डहुड, यहाँ पे बटरफ्लाईज है कि क्वाइंस है कि स्टाम्प है कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि जब इब्राइड छोटे थे तो वो किस चीज का कलेक्टिंग करते थे अपने बचपना में? बटरफ्लाई यानी तितली का, क्वाइंस यानी सिक्के का, कि स्टाम्प का, कि ऑल ऑफ दीज? ठीक है, तो वो क्या करते थे किसका? बटरफ्लाई का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है देखा कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन भोली, भोली जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? के अब्बास है कि रस्किन बांड है कि रूबिन क्लेन है कि लोकेश अब्रोल है? ठीक है, इसके जो आपके राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो आपके के अब्बास है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहां से आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको देखने को मिलता है रीडिंग, यानी इसमें दे रखा था कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना होता है। पार्ट बी में आपको 50 अंक के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसके बाद सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाई डिड पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे है कि सरदार पटेल वाज द स्टिक मैन, पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसी को लिखना है कि सरदार पटेल को लोग किस नाम से जानते थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो स्टिक आदमी थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखना है? हम यहाँ पे लिखेंगे कि द पीपुल कॉल्ड द सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया बिकॉज वाज ए स्टिक मैन। ठीक है, तो ये इसका पूरा पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगी। सरदार पटेल वाजे, यहाँ से इसे शुरू करते हैं कि द पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल, ठीक है, वाज ए स्टिक मैन ऑफ इंडिया, पीपुल कॉल्ड हिम टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये हो गया इसका पूरा आंसर। इसके बाद है कि व्हाट डिड ही नो फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लोग किसे गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जानते थे? तो यहाँ पे लिखना है, देखो इसका आंसर, ये जो थे ही वाज काइंड एंड जेंटलमैन थे, ये जो थे काइंड एंड जेंटलमैन थे। ही, देखो यहाँ पे ये लिखा है कि ही वाज ए काइंड एंड जेंटल एट टाइम्स, ही इवन बिकेम इमोशनल व्हेन हिज द पर्सनल फ्रेंड एंड followers were conquered. However, it goes without saying that the सरदार हैड टू ग्रेट स्किल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अफेयर, यानी कि इनके अंदर एक ऐसी कला थी कि वो उनके साथ फ्रेंडली रह लेते थे और वो जान जाते थे कि सही आदमी को कौन सा पद देना है। यही है, ही वॉज काइंड द जेंटलमैन सम टाइम इमोशनल, वो जेंटलमैन के लोगों के साथ सम टाइम कुछ समय रहते थे, इमोशनल होते थे। ही हैड द ग्रेट स्किल, उनके अंदर ये महान स्किल थी, कला थी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अफेयर, लोगों की पहचान करने की। ही न्यू द आर्ट ऑफ द सेलेक्टिंग प्रॉपर मैन फॉर द प्रॉपर पोस्ट, उनके अंदर ये कला थी कि सही लोगों को सही पद चुनने की उनके अंदर क्षमता थी। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है व्हाट डिड ही डू टू फाइंड ए राइट पर्सन, यहाँ पे है कि ये जो करते थे, ही न्यू द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट, ठीक है, वो सही लोगों के लिए सही पद चुना करते थे। यहाँ पे है कि वंस ही जज द मैन एंड द फाउंड हिम द करेक्ट, ही ट्रस्टेड हिम फुल्ली एंड गॉट हिम टू द एनीथिंग ही वांटेड, वो लोगों को जान जाते थे। यहाँ पे दे रखा है कि देखो यहाँ पे मैन फॉर द प्रॉपर पोस्ट, वंस ही जज द मैन, अगर एक बार वो आदमी को जज करते थे, एंड फाउंड हिम, और पहचान लेते थे, फाइंड कर लेते थे, करेक्ट सही है, ही ट्रस्टेड, वो विश्वास योग्य, हिम फुल्ली एंड गॉट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड, और वो क्या चाहता है वो किस योग्य है।
तो इसको लिखना है यहाँ पे इस तरह से, जैसे वंस ही जज द मैन एंड द फाउंड ही करेक्ट द ट्रस्टेड हिम फुली एंड गॉट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड। इसके बाद है, देखो इसमें खोजने का यही तरीका है कि आपको इसमें मेन वर्ड, जैसे यहाँ पे मेन वर्ड क्या हमको मिला, वाई डिड द पीपुल कॉल्ड हिम द सरदार पटेल, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसी को पूरा पूरा क्या करना होता है, लिखना होता है। इसमें फिर नेक्स्ट है कि बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब इसमें क्या आया हुआ है, स्किलफुल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो स्किलफुल का मतलब द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग, ये इसके लिए स्किलफुल है, मतलब उनके अंदर वो कला थी कि लोगों को सही पद के लिए पहचान जाते थे। ये पूरी पूरी यहाँ से आपका 2 2 4 2 6 एक 7 मार्क्स का पैसेज आता है और यहाँ से 7 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर राइटिंग आता है तो राइटिंग में क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज, ठीक है, मैरिज के लिए उसको, किसी मैरिज के लिए अपने मित्र को एक आवेदन पत्र लिखो। अगर ये नहीं कर सकते हो, लेटर नहीं लिख सकते हो आप, तो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, यानी फीस माफी पर प्रार्थना पत्र। इसके लिए बहुत आसान होता है लिखने के लिए फुल फी कंसेशन। मैं आपको बताता हूँ अपने शब्दों में कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल DAV कॉलेज राजपुर आगरा, ठीक, जैसे जहाँ की हो आप वहाँ की लिखना है, जहाँ के प्रिंसिपल है। सब्जेक्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है, ये वाला लिखे, ठीक, हम लेटर लिख रहे थे लेकिन हम सोचे इसी को आसान है, फुल फी कंसेशन, प्रार्थना पत्र जरूर लिखना है सब्जेक्ट डालकर, ठीक है। इसके बाद है कि सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मैं आपको विनय पूर्वक सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ दैट माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ठीक है, या माई फादर इज ए लेबर, माई फादर इज ए, कुछ भी आप लिख सकते हो। ही वॉज नॉट एबल टू पे माई फीस, वो मेरे फीस देने के योग्य नहीं है, वो परिवार का सपोर्ट करते, परिवार का खर्च चलाने में ही परेशान है। आई हैव ए गुड स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई हैव ए मतलब मैं आपके कॉलेज का एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। इसके बाद आई डियर फॉर, इसलिए मैं इसलिए चाहता हूँ, रिक्वेस्टिंग हिम यू, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मी फुल फी कंसेशन, मेरा फीस माफी के लिए कष्ट करे, ठीक है। डेट यहाँ पे डाल देना योर ओबेडियंटली XYZ, और नेम में आपका नेम में कुछ भी आप लिख सकते हो, डेट यहाँ पे डाल देना, थैंकिंग फुल भी लिख सकते हो यहाँ ब्लैक पेन से। ये चीजें हो गई, ठीक है, ये तो इसका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि राइट ए रिपोर्ट द टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, ठीक है। आपको 100 वर्ड में क्या लिखना है, आपको लिखना है रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तो अगर आप रिपोर्ट करते हो तो रिपोर्ट लिख लो, सेम चीजें हैं दोनों। इसमें आपका रिपोर्ट में रहेगा स्कूल डेकोरेशन, हेडिंग है कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय द प्रिंसिपल, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो भी समझ में आता है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अथवा नंबर में ये है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर कीप्स एक्टिव एंड द हैप्पी ऑल डे, गुड्स फॉर द स्टडीज, कंक्लूजन। इसको लिखना कैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है आर्टिकल राइटिंग, इसी चीज को आपको हेडिंग डाल कर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग गिव अस ए गुड स्टार्ट इन आवर डेज वर्क, मतलब कि अगर हम सुबह में टहलते हैं तो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है और हमारे जो वर्क होते हैं हम अच्छी तरीके से उसे स्टार्ट कर सकते हैं। द अर्ली राइजर हैज डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड, जो मतलब कि अर्ली अगर आप सुबह सुबह उठते हो, हैज डन ए लार्ज अमाउंट, ठीक है, आपके अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऊर्जा रहेगी, वर्क करने की क्षमता रहेगी, बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड, अन्य लोगों की तुलना में। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, सुबह सुबह अगर उठोगे तो दिमाग आपका फ्रेश रहेगा। एंड देयर आर ए फ्यू साउंड एंड अदर डिस्ट्रैक्शन, कुछ बहुत कम आपको आवाज मिलेंगी, बहुत कम शोरगुल मिलेगा और आपका ध्यान ज्यादा एकाग्र रहेगा। सो द वर्क डन एट द टाइम्स इज द जनरली, आप समय से अपना सामान्यतः अपने समय से इस काम को पूरा कर पाओगे। एंड वेल डन, ठीक है, और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, आपको सुबह सुबह जो सुबह सुबह हवा होती है फ्रेश मॉर्निंग, उसमें आपको कुछ क्या करना है, एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेश हवा रहती है उस समय। एंड दिस एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विथ ए फंड ऑफ एनर्जी, ये एक्सरसाइज मुझे एनर्जी की सप्लाई देती है। दैट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग,
लास्ट रात्रि तक, ठीक है। यानी कि सुबह में अगर कोई एक्सरसाइज किया जाता है तो वो शाम तक हमें कार्य करने के लिए एनर्जी दी रहती है। By beginning the early, he knows that he has plenty of time to do thoroughly all the work he is expected to do, and he is not tempted to hurry over any part of it. All his work is finished in good time, and he goes to bed early. और हम समय से सो भी जाते हैं. He gets several hours of sleep before midnight, when sleep is the most refreshing after a sound night rest. He rises early next morning in good health and have spirit for the new day to work. What kind of start does early rising give to our day works? ठीक, इसको आपको ऐसे लिखना है जैसे हमने आपको हिंदी में बिल्कुल बताया, उसी तरीके से आपको लिखना है. अब यहाँ पे तो हमारा ये खत्म हो जाता है कि क्या क्या लिखना था आपको. इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड द हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर द स्टडीज, कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग आपको लिखनी. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर. ठीक है, ग्रामर आपको कॉपी की शुरुआत में ग्रामर लिखना है. सबसे पहला क्वेश्चन कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है. ठीक है, इंट्रोगेटिव टाइप का है. जैसे मोहन सैड टू मी, सैड टू को कैसे, हैव यू रिटन ए लेटर. तो यहाँ पे सैड टू को किस में हम बदल देंगे, आस्क में बदल देंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है. तो यहाँ पे बन जाएगा आपका चौथे का ए. इस तरह से हम बनाएंगे कि मोहन आस्क मी. इसके बाद आपका क्या बन जाएगा, देखो ये जो हैव है ये हट जाएगा और यू जाएगा मी के पास, तो क्या हो जाएगा आई. आई के साथ क्या लगता है, हैड रिटेन ए लेटर. ठीक है, आई हैड रिटेन ए लेटर, ये लिख देंगे पूरा पूरा. इस तरह से आपका ये पूरा बन जाएगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे प्यारे बच्चों, ये है. ठीक है, कि बी नंबर है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस. में पैसिव वॉइस में बदलना है. सिंपली हम लिखेंगे चौथा का बी, और बदलने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है. यहाँ पे सबसे पहले हमें देम उठाना है. ठीक है, तो यहाँ पे देम हो जाएगा आपका देम, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका थर्ड फॉर्म लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब होगा दे आर. इसके बाद क्या, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा आपका यहाँ पे हेल्प. और इसके बाद देखो बाई. ठीक है, हेल्प इन एवरी वे, ये भी लिखेंगे हेल्प इन एवरी वे, सॉरी यहाँ पे एवरी, और यहाँ पे बी हो जाएगा बाई अस. ठीक है, बाई अस इसलिए होगा कि ये बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा. ये हो गया. अब इसके बाद यहाँ पे आता है चौथा नंबर हमारा, ये सॉरी सी आता है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वर ईवर निसेसरी. जहां पे निसेसरी वहां पे आपको कैपिटल शब्दों का निर्माण करना है. ये पंचुएट में देखो होता है क्या एक्चुअली, यहाँ पे जैसे ये राधा है. ठीक है, तो राधा जो है नाउन है, तो इसे किस में लिखा होना चाहिए, कैपिटल में. यहाँ पे सी नंबर डालेंगे एंड कैपिटल में क्या लिखेंगे, राधा. देखो ये हो गया राधा. इसके बाद सैड टू है तो सैड टू लिखेंगे, सैड टू. इसके बाद रवि है, किससे बोलती है, रवि से, तो ये हो जाएगा आपका रवि. इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या बने, इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कामा. ठीक है, ये कामा, और यहाँ पे हो जाएगा जो इसके द्वारा कही गई बातें हैं. इनडायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं. ये चीजें हमने बताया था. ठीक है, बताते समय थोड़ी सी हमारी वीडियो मिसिंग हो गई है. फोन जो था उसका स्टोरेज भर गया था, जिस वजह से ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया. ठीक है, नॉट एक्सपोर्टेड फाइल लिख रहा है, इस वजह से मैं ये चीजें भी बताया हूं, लेकिन यहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है. तो यहाँ पे इसके बाद देखो क्या है, हु को क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे. जो भी इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं वो सबसे पहले कैपिटल से शुरू करते हैं. इसके बाद जो चीजें वो लिख देंगे हु आर यू, यानी ये राधा पूछती है रवि से कि हु आर यू, तुम कौन हो. एंड यहाँ पे एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो. ठीक है, यही पूछा कि अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में बंद हो जाएगा. आज की डेट में कोई पूछने वाला, भाई कोई हाल चाल नहीं पूछता, तो ये सब चीजें कौन पूछ देगा कि तुम कौन और तुम क्या चाहते हो. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे कि मैं क्या चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. इसके बाद डी नंबर है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर डालेंगे सबसे पहले, डी नंबर. और यहाँ पे है कि अब हम स्वतंत्र हैं, तो लिखेंगे वी आर फ्री, यानी कि अब हम स्वतंत्र हैं, तो वी आर फ्री. तो हमने बना लिया कि नाउ वी आर फ्री.
इसके बाद हम अपने भाग्य के स्वामी हैं हम अपने भाग्य के स्वामी, तो वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेथ, ये लिखेंगे, ठीक है। वी आर मास्टर, स्वामी का मतलब मास्टर, ऑफ आवर फेथ, ठीक है। हम अपने भाग्य के क्या है, मालिक हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। हमारी सरकार है और हमारा संविधान है, ठीक है। जितना बनाएंगे, हमारी सरकार है और हमारा संविधान है, इतना बनाएंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा कि वी हैव आवर, इस तरह से हमारे के लिए वी हैव आवर, हमारी गवर्नमेंट है, हमारा सरकार है, तो गवर्नमेंट इसका हो जाएगा, गवर्नमेंट एंड संविधान का क्या हो जाएगा, संविधान का हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद है कि किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम, यहां पे लिखेंगे कि बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम, बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम, मेरे पास अनेक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम बिफोर, ठीक है, समस्याएं, हमें उन्हें सुलझाना, वी हैव टू सॉल्व देम, यही बनेगा। वी हैव टू का मतलब मजबूरी के लिए प्रकट किया जाता है, हैड टू और हैव टू का। वी हैव टू, ठीक है, वी हैव टू सॉल्व देम, वी हैव टू सॉल्व देम, यानी उससे हमें क्या करना है, सुलझाना है। ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका। यहाँ से आपके कितने नंबर पक्के हो गए, ये आपके आते हैं 4 नंबर के, और 4 नंबर आपका यहाँ से क्या हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है, 4 नंबर। अब इसके बाद आता है लिटरेचर। लिटरेचर में ये क्वेश्चन है कि 5 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। आपको 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। देखा कि हाउ कैन यू से दैट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल इन द एक्सिस्टेंस इन गोवा। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आर में ये भी कर सकते हो, ठीक है। वाई वाज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर, यानी कि लेंचो जब उसे पत्र रिसीव्ड हुआ जो उन्हें भगवान को लिखा था, तो गुस्सा क्यों हो गया। वो इसलिए गुस्सा हुआ था क्योंकि उन्होंने 100 पीसोज मांगा था, उसमें 70 पीसोज ही थे। तो यहाँ पे कि लेंचो वाज एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर बिकॉज ही हैड आस्क फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसके द्वारा जो कही गई थी धन वो मांग रहा था फ्रॉम गॉड, भगवान से। बट द अमाउंट ही रिसीव्ड, लेकिन जो उसे अमाउंट प्राप्त हुआ वाज लेस, बहुत कम था, देन व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता है, ठीक। इसके बाद है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन द मंडेला ओपिनियन, मतलब कि मंडेला के विचारों के अनुसार जो वेल्थ यानी स्वास्थ्य है, ग्रेटेस्ट यानी बहुत बड़ा, ऑफ ए नेशन यानी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य और सबसे बड़ा धन क्या है, इसके कहने का मतलब। देखो नेल्सन मंडेला बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, जो नेल्सन मंडेला थी वो भारत के अपने देश के ग्रेटेस्ट यानी महान होने के, स्वास्थ्य होने के लिए, धन के लिए उसमें विश्वास करती थी। और कहती थी इटस पीपुल, यहाँ के लोग, यहाँ के धन है, यहाँ के स्वास्थ्य है, इस देश के शान है। ही बिलीव दैट ए नेशन, जो ही मतलब कि वह राष्ट्र में विश्वास करते। ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द वेल बीइंग, यूनिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इट सिटीजन, वहां के जो नागरिक थे। इस तरह से आपको लिखना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसको डिस्क्राइब्ड अबाउट अनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, यानी कि जो अनी फ्रैंक थी उसकी अर्ली एजुकेशन के बारे में आप क्या जानना चाहते। तो यहाँ पे है इसका आंसर कि अनी फ्रैंक वाज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, वो एक अच्छे दिमाग की थी, चालाक थी। स्टूडेंट, हर अर्लीस्ट एजुकेशन वाज इन द मोंटेसरी लिसिम इन द एम्स्टर्डम, उसका जल्दी से वो ब्राइटनेस थी, उसका मतलब कि जो दिमाग था वो बहुत ज्यादा तेज था, इंटेलिजेंट थी पढ़ने में, इसलिए वो जल्दी से एजुकेशन स्टार्ट कर दी। इसके बाद है 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन है, आपको इसमें से किसी एक का आंसर देना है, ठीक है। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, वो अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या
जो डिफिकल्टीज थी, मतलब कि जो समस्याएं थी उसका फेस यानी सामना कर रही थी। तो यहाँ पे है कि नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थी, वो फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन द अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही थी। फॉर दिस पीपुल, अपने लोगों के लिए, दिस डिफिकल्टीज इंक्लूडेड द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्रोटिड गवर्नमेंट, द लॉक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अदर अफ्रीकन कंट्रीज एंड द नीड फॉर ए पीसफुल एंड द यूनिफिड मूवमेंट। ये इसका पूरा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिंग आउट लेंचो इमेंस फैथ इन गॉड। देखो ये किस तरह से भगवान पे, उसकी भगवान के प्रति कैसी लगाव थी और कैसा विश्वास था। लेंचो हैड ए इमेंस फैथ इन गॉड बिकॉज ही बिलीव दैट गॉड, भगवान में विश्वास आस्था रखता था। इज द ओनली वन हु विल हेल्प, वो जानता था कि भगवान ये कैसे है जो हमारी इस दशा में हेल्प कर सकते हैं। हिम इन हिज बैड सिचुएशन, उसकी स्थिति जो है दशा वो खराब हो चुकी थी। ही आस्क गॉड फॉर ए लिटिल सोवर बट इंस्टेंट ही गॉट ए हेलस्ट्रॉम, वो भगवान से एक छोटा सा मदद मांगने के लिए सो कर रहा था, लेकिन तूफान ने उसकी फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। देन टू ही बिलीव्ड गॉड, वो बहुत ज्यादा भगवान विश्वास करता था। एंड रोट ए लेटर टू हिम, और वो भगवान को एक पत्र लिखता है आस्किंग फॉर हेल्प, और सहायता की मांग करता है। ठीक, ये इसकी भगवान में विश्वास की एक प्रथा थी, कथा थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस में जो पोएम था वो क्या सोचता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, 7वें का, अगर 7वें का ये नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, आर में आपको कोई पोएम तैयार करना है और उस 4 लाइन की पोएम को आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये तो आपका तैयार हो गया पोएम, आप किसी भी पोएम को तैयार कर लेना। तो यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा 4 लाइन का कविता लिखते हैं, इसको नहीं करते, इसको करते। ठीक है, और यहाँ पे डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, और आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ कोई भी कविता जो पोएम है उसको कॉपी नहीं करना है। अब यहाँ पे कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। आपको यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का, ए टाइगर इन द जू या द ट्रीज, किसी को आप लिख सकते हो। ठीक है, हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था डस्ट ऑफ स्नो का। इसके बाद है कि 9वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग, डॉग के प्रति हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग, डॉग के प्रति जो डॉक्टर था उनका बिहेवियर कैसा था, ये हमको बताना। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द ट्रिकी वाज ए वेरी काइंड, मतलब बहुत ही दयालुता का विचार था। एंड केयरिंग, और देखभाल की स्थिति जैसी थी। द डॉक्टर ट्राइड टू हेल्प द डॉग, डॉक्टर जो था वो उसका हेल्प करना चाहता था, सहायता करना चाहता, इन एनी पॉसिबल वे, कोई भी संभव था, किसी भी संभव था। बाई एडवाइज आर बाई एडमिटिंग हर इनटू ए हॉस्पिटल। ठीक है, उसको सलाह देता है और एडमिट करने के लिए बोलता है अपने हॉस्पिटल में, अपने डॉक्टरी में। ठीक है, अस्पताल में जिसे कहते हैं हिंदी में। अब इसके बाद है कि व्हाट काइंड ऑफ थीप हरि सिंह वाज, हरि सिंह था वो किस टाइप का चोर था। तो हरि सिंह वाज ए हाईली स्किल्ड एंड द इंटेलिजेंट थीप, वो बहुत ही स्किल्ड वाला था, जिसके पास जानकारी हो और इंटेलिजेंट था। थीप हु रियलाइड ऑन द मेटिकुलस प्लानिंग, वो पहले से प्लानिंग करता था। एजिलिटी, डिस्गाइज एंड कीन ऑब्जर्वेशन टू कैरी आउट हिज थेफ्ट, मुझे कैसे चोरी करना है पहले से वो विचार करता था, प्लान बनाता था। अब इसके बाद है आर, आर के कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मिस्टर हॉल। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर हॉल्स, यहाँ पे एक्यूसेशंस ऑफ द स्टीलिंग एंड नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, ग्रिफिन बिकेम इंग्रेड एंड द थ्रीव ऑफ हिज बैंगेज एंड बजट एंड द स्पेक्टेकल्स रिगार्डिंग हिमसेल्फ इनविजिबल, ही प्रोसीड टू असोल्ट एवरीवन एंड देन फ्लेड द सीन। ये इसका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि 10वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ये बोला था गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का करेक्टर स्केच हमको देना है। तो देखो यहाँ पे भोली के लिए कैसा लिखना है, भोली वाज ए निग्लेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, 4th daughter of the Ramlala, who was a revenue official of the village Bholi, had the suffered pox in her childhood, which left marks
ऑन हर फेस एंड also a head injury, यानी इसको एक बीमारी हो गई थी सर में, which made her mind slower than a normal child. उसका दिमाग जो था अन्य लड़कों से धीमा काम करता था. आप हर एज, उसकी उम्र के जो बच्चे थे उनसे उसका दिमाग धीमे काम करता. सी लर्न टू स्पीक लेट एंड द स्टेम्ड, वो धीरे धीरे चीजों को बोलती थी और सीखती थी. ये हो गया. अब इसके बाद है कि डिस्कस द रोल ऑफ इब्राइट्स मदर्स इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन द डिटेल्स. मतलब कि ब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में उनकी माता का क्या योगदान था, इसके बारे में बताना. किसी एक को करना आपको, ठीक है. मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे उसको तैयार कर लेना. ए ब्राइट मदर प्लेड ए, यहाँ पे क्रूशियल रोल इन हिज जर्नी टू बिकमिंग ए साइंटिस्ट. सी वॉज द सपोर्टिव एंड द इंकरेजिंग, फॉस्टरिंग हिज क्रिस्टली एंड लव फॉर द साइंस फ्रॉम ए यंग एज. शी प्रोवाइडेड हिम with the resources such a books and the materials for the experiment which helped the nature his interest. मतलब उसका जिसमें इंटरेस्ट था, वो इनकी जो माता जी जब थी जवान थी तब इनका भी साइंस में अच्छा रुचि था, तो ये जानती थी कि उसके एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके लिए ये इनको बताती थी. ठीक है, इस तरह से हेल्प किया. तो इस मॉडल, इस पेपर के अलावा मैं 3 पेपर और वायरल कराऊंगा. ठीक है, अगर इन तीनों पेपर को आप तैयार कर लेते हो तो इंग्लिश का औकात नहीं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आए ना आए. ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता और आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा. आज की इस वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना. मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.